Dear students, myself Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In this lecture, we will discuss upon the topic methods of measuring price elasticity of demand. यानी कि आज के टॉपिक में हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे, उन पर्टिकुलर मेथड्स को जिनके बेसिस पर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स में 4 मेथड्स को डिफाइन किया गया है। द वेरी फर्स्ट मेथड इज नोन एज द परसेंटेज मेथड, सेकेंड वन इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड वन इज द पॉइंट मेथड एंड फोर्थ वन इज द आर्क मेथड। तो इन चारों मेथड का यूज़ करते हुए हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हैं। लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट मेथड, दैट इज नोन एज द परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में उसकी प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, ये डायग्राम मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सपोज दैट इन द गिवन डायग्राम ऑन द राइट साइड quantity demanded is represented on x axis and price on y axis, और इसके रेफरेंस में dd ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, जहां इनिशियल लेवल पर मैंने माना है कि जो प्राइस है दैट इज इक्वल टू ओपी, इसे मैंने स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया है। एंड देन एट दिस प्राइस ओपी द इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ओक्यू, तो इसे हम बोलेंगे इनिशियल और ओरिजिनल क्वांटिटी एंड दिस इज इक्वल टू ओक्यू, इसे मैंने स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया है। Just suppose that when price decreases from OP to OP1, यानी कि प्राइस पहले से कट गया, अब OP से घटकर कितना रह गया, OP1 रह गया, इसको मैंने मान लिया है स्मॉल p1, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो OQ से बढ़कर कितनी हो गई, OQ1। तो जो नई क्वांटिटी डिमांडेड हमें रिसीव हुई दैट इज इक्वल टू OQ1, जिसे मैंने स्मॉल q1 से रिप्रेजेंट किया है। पॉइंट इज क्लियर। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर द फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसको हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि जब हम क्वांटिटी डिमांडेड के परसेंटेज चेंज को प्राइस के परसेंटेज चेंज से डिवाइड कर देते हैं तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू मिल जाती है। ये हमने इसकी डेफिनेशन स्टडी की है। अब हम इस डेफिनेशन के बेसिस पर इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे कि किस तरीके से एक फॉर्मूले के बेसिस पर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले तो इसे ओपन करेंगे। व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ओरिजिनल वैल्यू है या जो न्यू वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस लेना होता है और उसको ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और इस तरीके से हम परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अबाउट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू क्वांटिटी और ओरिजिनल क्वांटिटी के डिफरेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको ओरिजिनल क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्वांटिटी के परसेंटेज चेंज को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस की। तो प्राइस के परसेंटेज चेंज को कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए हम न्यू प्राइस और ओरिजिनल प्राइस के डिफरेंस को लेकर चलेंगे। इसको हम ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज क्लियर। 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल। नाउ अब जो हमने नोटेशन जो भी हमने इसको एज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज को हम पुटअप कर देते हैं। न्यू क्वांटिटी को हमने एज्यूम किया है इक्वल टू स्मॉल q1 और ओरिजिनल क्वांटिटी को q से रिप्रेजेंट किया है, तो उसको हम लिख देंगे q1 डिफरेंस q अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है दैट इज इक्वल टू q अपॉन न्यू प्राइस है p1, ओरिजिनल प्राइस है p, तो p1 डिफरेंस p हो गया और इसके भी अपॉन में p। अच्छा, q1 डिफरेंस q ये जाएगा डेल्टा q और p1 डिफरेंस p को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा p से। लेकिन जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है और क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो एक डिफरेंस तो पॉजिटिव आएगा और दूसरा डिफरेंस नेगेटिव आएगा, और उस नेगेटिव डिफरेंस की वजह से जो ईपी की फाइनल वैल्यू होगी वो माइनस में आएगी। तो इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस तरह से माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। इसे तरह से नोट कर लेंगे आप। अपॉन में जो वैल्यू होगी वो जब ऊपर फॉलो की जाएगी तो वो रिवर्स हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास ई पी इजिकल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू
P अपॉन डेल्टा P, क्योंकि अपन में क्या था डेल्टा P अपॉन P, और जब ऊपर ऊपर वो मल्टीप्लाई में आएगा तो रिवर्स होगी वैल्यू, और रिवर्स की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई में P अपॉन डेल्टा P। अब डेल्टा P को आप Q की तरह शिफ्ट कर दीजिए और Q को आप डेल्टा P की जगह शिफ्ट कर दीजिए, तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो जाता है EP इजिकल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। यहाँ जो नेगेटिव साइन कंसीडर किया गया है उसका मतलब है कि जो हम दो वेरिएबल्स इसमें इंक्लूड कर रहे हैं फॉर्मूले में, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव यानी कि इनवर्स रिलेशन है। तो कुल मिला के फॉर्मूले के अंदर जो नेगेटिव साइन है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के इनवर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जो फॉर्मूला हमने ड्राइव करा है AP इजिकल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, तो इसको सॉल्व करने के बाद यानी कि जो डिफरेंट वैल्यू जो हमें दे रखी होंगी इसमें P की, Q की, P1 की, Q1 की, तो इनको सॉल्व करने के बाद हमें जो EP की वैल्यू ऑब्टेन होती है उसके बेसिस पर हम डिफरेंट डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस तरह से, सपोज इफ यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ EP इजिकल टू इनफाइनाइट, तो उस केस में जो इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी, परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड होगी। अगर EP की वैल्यू 0 होती है तो EP की 0 अरे केस में दिस विल बी द परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। इफ EP की वैल्यू जो रहती है वो 1 से ज़्यादा रहती है, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5, 5.3, 5.6, 6, 7.8 एंड सो ऑन, तो उस केस में जो डिमांड होगी वो कैसी होगी, रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड होगी वो। चौथा केस बनेगा इसके अंदर, अगर EP की वैल्यू 1 से कम आती है, 0.99, 0.98, 0.9, 0.80, 0.85, 0.76 एंड सो ऑन, तो उस केस में जो इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी, रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड होगी वो। और अगर EP की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल हो जाती है तो हम उसे बोलेंगे यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले के हेल्प से डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द परसेंटेज मेथड। नाउ come to the next method of measuring price elasticity of demand and this is popularly known as the point method, या फिर हम इसको geometric method का भी नाम देते हैं। क्या है point method का मतलब, जब हमें किसी भी एक स्ट्रेट लाइन डिमांड करके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना होता है, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। प्राइस में चेंज हो रहा है और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग तो हम परसेंटेज मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट लाइन डिमांड कर दे रखा हो और उस स्ट्रेट लाइन डिमांड कर के करस्पॉन्डिंग अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको क्या करना हो, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना हो, तो उसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड को और वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ जो MN है ये MN एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस MN लाइन के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, चाहे M पॉइंट पर, N पॉइंट पर या P पॉइंट लिया मैंने जो इसका मिड पॉइंट है, इस पर आपको डिटरमाइन करना हो, M और P के बीच में किसी भी पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करना हो, या P और N के बीच में किसी भी पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी को मेजर करना हो, तो इसको हम पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे मान लीजिए कि P पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है, तो इस केस में P पॉइंट का जो लोअर सेगमेंट है वो किससे डिनोट किया जाएगा, PN से, और जो अपर सेगमेंट है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, PM से, क्योंकि इस लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट की वैल्यू के बेसिस पर ही हम पॉइंट मेथड के बेसिस पर प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है इसका, यानी कि जब हम पॉइंट मेथड की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमाइन करने का एक तरीका रहता है। क्या है वो तरीका, elasticity of demand at any point P on a straight line demand curve is measured by taking the ratio between lower segment and upper segment of that point। यानी कि अगर मुझे किसी भी स्ट्रेट लाइन डिमांड करके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना हो, तो उसके लिए मुझे उस पॉइंट के लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट के रेशियो को कैलकुलेट करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा, इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व विल बी इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द पॉइंट ऑन सेम स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। ठीक है, यानी कि लोअर सेगमेंट को अगर आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट के अपर सेगमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा,
तब जाकर हमें उस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू डिटरमाइन हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंट एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व को फॉलो करेंगे और उसके जो भी पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी हो, तो किस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफरेंट पॉसिबल पॉइंट पर मेजर किया जा सकता है, इसके लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। एंड इन दिस डायग्राम आई हैव टेकन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैंने एक एमएन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व को यहाँ पर ड्रॉ किया है और इस एमएन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के बीच में मैंने 3 पॉइंट्स को और इंक्लूड करा है। सबसे पहले पॉइंट लिया मैंने पी। पी जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। ए पॉइंट पी और एम के बीच में कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसको मैंने ए का नाम दिया है, और इसी तरीके से पी और एन पॉइंट के बीच में मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया जैसे मैंने बी पॉइंट का नाम दिया है। अब मेरे पास कुल कितने पॉइंट्स हो गए, 5, एम, ए, पी, बी और एन। मुझे इन पर्टिकुलर 5 पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है और बताना है कि हर पॉइंट पर किस तरीके से डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया जा सकता है। पहले हम बात करेंगे एट अ पॉइंट पी, जो क्या है इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है पी, तो मिड पॉइंट पी पर हमें निकालनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको मैंने ईपी एट द पॉइंट पी का नाम दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लोअर सेगमेंट ऑफ द पॉइंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द पॉइंट पी। पी का जो लोअर सेगमेंट है वो किसके बराबर है, पी एन के बराबर, और जो उसका अपर सेगमेंट है वो किसके बराबर है, पी एम के बराबर। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका पी एन अपॉन पी एम, क्योंकि पी क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट होने की वजह से पी एन की वैल्यू पी एम के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो पी एन की वैल्यू है उसको मैंने पी एम के बराबर पुटअप कर दिया। पी एम से पी एम कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ई पी की वैल्यू पी पॉइंट पर आ जाएगी इक्वल टू 1। यानी कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी होगी इट विल बी यूनिटरी प्राइस इलास्टिक। ये क्लियर हो गया हमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट द पॉइंट ए। ए पॉइंट क्या है, इट इज बिटवीन द पॉइंट पी एंड पॉइंट एम। क्लियर है। अब अगर मैं ए पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को मेजर करना चाहता हूं तो मुझे इसके लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। ए पॉइंट का लोअर सेगमेंट है इक्वल टू ए एन और इसका अपर सेगमेंट है ए एम। फिगर से क्लियर है आपको कि जो ए एन की वैल्यू है वो ए एम से ज़्यादा होगी, और जब ए एन की वैल्यू ए एम से ज़्यादा होगी तो उस केस में ए एन अपॉन ए एम का रेशियो 1 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो ए पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो कैसी होगी, 1 से ज़्यादा होगी, और 1 से ज़्यादा होगी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड को। सेकंड केस क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, दैट इज एट द पॉइंट एम। अगर मैं पॉइंट एम की बात करता हूँ, ठीक है, एम पॉइंट का मतलब क्या होगा, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। एम पॉइंट का लोअर सेगमेंट कितना है, एम एन, और एम पॉइंट का जो अपर सेगमेंट है वो कितना है, 0। तो एम एन अपन 0, और एम एन अपन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड। यानी कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के एम पॉइंट पर ये पॉइंट क्या है, बाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का जो एंड पॉइंट बाई एक्सिस को टच कर रहा होगा वहाँ परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड का केस बनेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं एट द पॉइंट बी। बी पॉइंट पर बात करते हैं। तो बी पॉइंट पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी उसका फॉर्मूला होगा लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट कितना इसका पी एन, और अपर सेगमेंट कितना पी एम, सॉरी बी एन। लोअर सेगमेंट है बी एन और अपर सेगमेंट है बी एम। तो ये बन जाएगा बी एन अपॉन बी एम। अब क्योंकि बी एन की वैल्यू कम है और बी एम की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब जो बी एन अपॉन बी एम का रेशियो होगा वो 1 से कम होगा। तो इसका मतलब बी पॉइंट पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो 1 से कम होगी, और ये शो करेगी सिचुएशन को रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड। तो इसका मतलब बी पॉइंट पर, यानी कि पी और एन पॉइंट के बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पर जो इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी, रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, यानी कि एट द पॉइंट एन। तो इस एन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें अगर इलास्टिसिटी को मेजर करना है तो पहले लोअर सेगमेंट लेना पड़ेगा। इसका लोअर सेगमेंट कितना है, 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके नीचे, तो 0 हो गया इसका लोअर सेगमेंट, और अपर सेगमेंट कितना हो गया इसका एम एन। तो फॉर्मूला बनेगा इसका 0 अपॉन एम एन, यानी कि एन पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 0 होगी। इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड का। तो इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के करस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री को प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हैं। और इसी को मैंने यहाँ पर डायग्राम रिप्रेजेंट करा है। डायग्राम में देखिए, पहले मैंने एम पॉइंट लिया है जहाँ ए पी की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। ए पॉइंट है,
जो मिड पॉइंट पी और एम के बीच में है, यहाँ ए पी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। पी पॉइंट पर मिड पॉइंट है, इसी वजह से ए पी की वैल्यू 1 के बराबर होगी। पी और एन पॉइंट के बीच में कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे बी कंसीडर करा है इसको हमने, तो यहाँ ई पी की वैल्यू 1 से कम है और एन पॉइंट पर ई पी की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो इस तरीके से हम पॉइंट मेथड के बेसिस पर किसी भी स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। इसके दो मेथड्स और रह गए, एक तो टोटल आउट टाइम मेथड और दूसरा है आपका आर्क मेथड। इन दोनों मेथड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।